स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनका हम अर्थ पढ़ेंगे, इनका मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता है, और इनकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और विशेषताएं पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो ये भारतीय संविधान के जो पार्ट 3 के अंदर दिया गया, भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंदर दिया गया है ना। फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंदर दिया गया और आर्टिकल जो भारत संविधान आर्टिकल जो दिया गया, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के बीच में दिया गया जो है भाग 3 और आर्टिकल जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में इसका उल्लेख है। तो बात आती है मौलिक अधिकार। वे मूल अधिकार है जो किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक अति आवश्यक अधिकार होते हैं, जो एक मूल अधिकार होते हैं। इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह के लिए अधिकार बहुत जरूरी, अति आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, तो अधिकार शब्द का प्रयोग करें तो अधिकार हमेशा आपको पता, अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। अधिकार जो होते हैं अधिकार 3 प्रकार के। तो एक जो अधिकार होते हैं 3 प्रकार के, एक जो पहला अधिकार होता है प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा जो होता है मानव अधिकार, और एक होता है संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। ये 3 अधिकार मुख्य रूप से जो अधिकार के शब्द हम पढ़ते थे, ये 3 अधिकार आपको निकल के सामने आते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार और विधिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें वो अधिकार जो कभी छीन ही नहीं सकते। जैसे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त जो अधिकार, जैसे सांस लेने का अधिकार, आप क्या सांस लेने का अधिकार तो छीन सकता है? नहीं ना। तो सांस लेने का अधिकार जो होता है प्राकृतिक अधिकार होता है। जीवन जीने का अधिकार, इसमें जो एग्जांपल देखो, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का, सांस लेने का, सांस लेने का, ये सारे जो अधिकार होते हैं नेचुरल से जो प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार जो नेचर से प्राप्त, ये कभी छीने नहीं जा सकते। मानव अधिकार की बात जो होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार क्या है? मनुष्य के होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। मनुष्य होने के नाते, मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। ये अधिकार जो है ना 10 दिसंबर 1948 को यूएन भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इनकी जो गठन ये दिया गया था। यूएनओ के बारे में बताओ, यूएनओ क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो ये अमेरिका में स्थित है। जो इनकी गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। लीग ऑफ नेशन के गठन हुआ था यूएनओ का, ठीक है ना। तो ये जो है ना यूएनओ में एक अधिकार, ये मानव अधिकार एक अंग है, यूएनओ का एक अंग है वही मानव अधिकार, जो मानव मनुष्य की अधिकारों की रक्षा करता है एक तरफ से, और मनुष्य होने के नाते वो अधिकार प्रदान करते हैं, उन्हें ही वो कहते हैं। ये है जो मानव अधिकार। ये किसी भी काल या युद्ध, किसी भी काल में, समय में निलंबित नहीं की जा सकती। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो मानव अधिकार कहलाते हैं, जो किसी भी समय, किसी भी काल में निलंबित नहीं किया जा सकते, ठीक है ना। अधिकार आप देखोगे जैसे विधिक अधिकार जो हमें, जैसे मौलिक अधिकार है, सबसे बड़ा एग्जांपल देखें मौलिक अधिकार। विधिक अधिकार में क्या है? मौलिक अधिकार विधिक अधिकार में मौलिक अधिकार, ये जो अधिकार है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर उल्लेख है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका रखा गया है। ये जो मौलिक अधिकार के बीच में ये इनका रखा गया है ना। मूल अधिकार जो होते हैं, ये मूल अधिकार व्यक्ति की सर्वांगीण
जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, उसे ही मूल अधिकार, वह मूल अधिकार जिस व्यक्ति के लिए जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। तो ये इनके अर्थ थे। अब इनको जो पढ़ते हैं इनको जो पढ़ते हैं, अब इनकी पृष्ठभूमि क्या है। इनकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, इनकी पृष्ठभूमि। तो इनका पृष्ठभूमि सबसे पहले जो इनको लागू किया गया था, सबसे पहले 1215 में 1215 में कब ब्रिटेन द्वारा 1215 में ब्रिटेन द्वारा कब हुआ था, 1215 में ब्रिटेन द्वारा जो किसके द्वारा हुआ था, ब्रिटेन द्वारा उनके सम्राट जॉन द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा एक अधिकार, एक जनताओं के लिए एक अधिकार दिया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाअधिकार पत्र इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना। एक इसको जो एक सम्राट द्वारा जनता के लिए जो ब्रिटेन के सम्राट द्वारा जनता के बीच समझौता हुआ था, उनके द्वारा एक अधिकार दिया था, जिन्हें बोलते एक समझौता हुआ था, इनके बीच में एक अधिकार दिया गया, जिसे महाअधिकार पत्र कहा जाता है। महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या होते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। ये बात आप समझो। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश के जो सम्राट थे सम्राट जॉन ने एक जनता के बीच में एक साथ समझौता किया और उनको एक अधिकार पत्र दिया, जिसको महाअधिकार पत्र कहा गया, इसको इंग्लिश में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये प्रथम एक ऐसा राज्य था जो किसी साम्राज्य द्वारा, किसी एक सम्राट द्वारा जनताओं को उनके अधिकार देना, मूल अधिकार देना, उनको सबसे पहले इस समय यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद देखो मूल अधिकार की जो उत्पत्ति होती है यहीं से होती है, ठीक है ना। सबसे पहले मूल अधिकार की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो ये ब्रिटेन में देखा गया। फिर एक अब इसके बाद देखोगे यही अधिकार जब ये फैल स्टार्ट हो गया था, पूरे दुनिया में फैलेगी। तो अब ये अधिकार 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति होती है। उस समय फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस के जो सम्राट होते हैं लुई 16 होते हैं, फ्रांस के जो सम्राट होते हैं सम्राट लुई 16 फ्रांस क्रांति के बाद सम्राट लुई 16 होते हैं। इनके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी जनता द्वारा होता है। और लुई 16 जो होते हैं महाअधिकार पत्र, मतलब मैग्ना कार्टा जो अधिकार दिया गया था जनताओं को, वो अधिकार जो है ना उनका उल्लंघन करते हैं और ये उल्लंघन करने की वजह से जनताओं द्वारा काफी विद्रोह करके इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, क्या बात है, देखो पहली बात ये जो बात है फ्रांसीसी क्रांति की बात करें सबसे पहले, तो फ्रांसीसी क्रांति में ये हुआ था कि 1789 में हुआ था। वहां के जो सम्राट लुई 16 थे, उन्होंने ही जनताओं की जो अधिकार दिए गए थे, मूल अधिकार या मैग्ना कार्टा, वही महाअधिकार पत्र, जो मूल अधिकार दिए गए थे, वो अधिकार का उल्लंघन करते और इसी की वजह से उनको फांसी की सजा सुना दी जाती। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की घटना है। और इसके बाद देखो 1791 में यूएसए द्वारा अमेरिका में ये मूल अधिकार पहुंचता है। और हमारे भारत का जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार लेते हैं, अमेरिका द्वारा ही लेते हैं। अमेरिका से ही लेते हैं। जो मूल अधिकार जो आप लेते हैं, कहां से लेते हैं, हम अमेरिका से ही जो मौलिक अधिकार जो उत्पत्ति जो आप मानते हैं मौलिक अधिकार लेते हैं, अमेरिका से ही लेते हैं। और अमेरिका में 1791 में आया था। अमेरिका आजाद कब हुआ था, 1776 में। स्टेप सबको याद रखना, ये तो विदेशी की बात। अब इंडिया में इसकी कैसे ओरिजिन हो रही है, तो इंडिया में जो आता है, इंडिया में कब होती है, इंडिया में एक समय होता है
जब इंडिया में एक समय आता है जब 1895, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, पता होगा। और 1895 में क्या होता है, सबसे पहले 1895 में आता है एक स्वदेशी अधिनियम, स्वदेशी अधिनियम, स्वदेशी अधिनियम आता है। कब आता है? 1895 में स्वदेशी अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? स्वदेशी अधिनियम आता है। कब आता है? 1895 में स्वदेशी अधिनियम आता है। इसके तहत बाल गंगाधर तिलक, कौन होता है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, इनको जो स्वदेशी अधिनियम द्वारा बाल गंगाधर तिलक मांग करते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति होता है बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी अधिनियम द्वारा इनकी मांग करते हैं, किसकी? मूल अधिकार की, कि भारत में भी मूल अधिकार होनी चाहिए, पहली बार जो मांग कर, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब फिर जो होता है, अब कांग्रेस का स्थापना 1885 में होगी, तो कांग्रेस जो एक आधिकारिक रूप से एक मंच के तरीके से जो मांग, एक अकेला व्यक्ति होता है बाल गंगाधर तिलक एक डिमांड करता है, इनकी मांग ऐसी रह जाती है। जब 1917 से 19 के बीच में, इसके बीच में कांग्रेस जो होता है, कांग्रेस मंच के रूप में मूल अधिकार की मांग करते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस 1917 से 19 में क्या करते हैं, एक मंच के रूप में क्या करते हैं, कांग्रेस इनकी मूल अधिकारों की मांग करते हैं। क्या कांग्रेस जो है ना, कि सबसे पहले कौन कर रहा है, बाल गंगाधर तिलक एक अकेला व्यक्ति होता है जो मांग करता है। बाल गंगाधर तिलक जो होता है स्वदेशी अधिनियम द्वारा 1895 में आता है, उनके तहत ये मांग करते हैं। और लास्ट और बस जब इसकी मंच के आधार पर जो पहली बार डिमांड होती है, कांग्रेस मंच की तरह के रूप में मूल अधिकार की मांग करी जाती है। ये भी बात ऐसे अस्वीकृति मिलती है। जब आप एक आता है 1925 में, 1925 में क्या होता है, एनी बेसिन द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के द्वारा मांग करते हैं, लेकिन इनकी मांग अस्वीकृति मिलती है और अंततः ये अस्वीकृति ही मिलती है। तो ये बात आपको यहां तक आपका ध्यान रखना। अब जो मांग उठेगी, ये फंडामेंटल राइट्स की जो पृष्ठभूमि आपकी जो मांग उठेगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वो कौन सी होती है, तो नेहरू रिपोर्ट एक आता 1928 में, आपको पता होगा 1928 में, 28 में क्या था, नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू इनके जो खाका तैयार करते हैं, मोतीलाल नेहरू इनका तैयार, मोतीलाल नेहरू जो है, इसमें नेहरू रिपोर्ट आता है, जिसके अंदर बहुत सारी बातों की बात रखी जाती है। उनमें एक मौलिक अधिकार शब्द को भी जोड़ा जाता है, मौलिक अधिकार की भी डिमांड करी जाती है ये नेहरू रिपोर्ट द्वारा, और उनकी मांग आगे तक जाती है। तो कैसे कैसे मांग उठ रहे हैं और समय समय पर मांग की कैसे डिमांड हो रही है, तो नेहरू रिपोर्ट द्वारा ये 1928 में बात रखी गई थी, और ये बहुत पुरजोर मतलब बात उठाई गई थी। और अंतर फिर तो 1931 में क्या होता है, 1931 का एक समय आता है जब कराची अधिवेशन होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कराची ये पार्ट होता है, यहाँ पे कराची है, पाकिस्तान में अभी कराची अविभाजित भारत का हिस्सा था। कराची अधिवेशन होता है, अधिवेशन कराची अधिवेशन द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन द्वारा इनकी मांग की जाती है, किसकी, इनकी मतलब मौलिक अधिकार की। इनके अध्यक्षता जो करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कौन मांग करते हैं, तो एक प्रस्ताव पारित करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो है प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन इनकी भी प्रस्ताव
जो है ना अस्वीकृति होती है, इनकी भी प्रस्ताव जो है ना अस्वीकृत हो जाती है, इनकी प्रस्ताव भी अस्वीकृत होते। देखो कैसे 1885 में कांग्रेस की गठन हो रही है, 1895 में पहला स्वदेशी अधिनियम के तहत बाल गंगाधर तिलक मांग करते हैं, है ना, इनकी मांग करते हैं एक व्यक्तिगत रूप में। फिर 1919 के बीच में कांग्रेस एक मंच के रूप में मूल अधिकारों की मांग करते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, मूल अधिकार कांग्रेस मंच के रूप में मूल अधिकारों की मांग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1925 में एनी बेसिन द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के द्वारा मांग की जाती है, धीरे धीरे मांग उठ रही है, देखो कैसे। फिर ये आपको यहां से बहुत बड़ा इंपोर्ट हो जाता है नेहरू रिपोर्ट से, क्योंकि इसकी पुरजोर समर्थन हुआ था, मांग उठी थी, लेकिन नहीं मांगे, ऐसी बात है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, बहुत सारी बातों का उल्लेख होता है उसमें, एक मौलिक अधिकार भी रहता है, लेकिन इनकी बात रिजेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद जो आता है कराची अधिवेशन होता है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं 1931 में, और इसमें नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें प्रस्ताव में रखी जाती है मौलिक अधिकार शब्द को, और वो भी अंततः अस्वीकृति मिलती है। और देखो आगे चल के क्या होता है, आगे चल के बहुत ज्यादा तेजी से मौलिक अधिकार को लेकर डिमांड चलने लगता है, और अंततः जब गोलमेज सम्मेलन, आपको याद होता है उस समय आंदोलन चल रहा था हमारा, गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था, आप कमेंट करके बताइए उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था। 1931 में एक आंदोलन चल रहा था, आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए। तो 1931 में एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में 1931 में कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। 1931 में क्या होगा, 1931 में द्वितीय दूसरा गोलमेज सम्मेलन, देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, गांधी जाते हैं, गांधी के नेतृत्व में मूल अधिकार की मांग करते हैं, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं, बहुत काफी बहस के बाद ये भी अस्वीकृत हो जाती है, ये भी अस्वीकृत हो जाती है, ठीक है ना। ये मौलिक अधिकार की भी मांग करी जाती है, लेकिन ये भी बहुत सारी बहस हो जाती है, अंदर ही कलह बहुत रहता है, आपसी विवाद बहुत रहते हैं, और अंततः ये असफल रहता है और ये अस्वीकृति हो जाती है। और बाद में ऐसा आशा किया जाता है कि 1935 का अधिनियम के तहत ये मौलिक अधिकार शब्द को जोड़ा जाएगा, मौलिक अधिकार लाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता है क्या, ये जब 1931 का अधिवेशन होता है तो एक आती है संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट आती है, संयुक्त संसदीय कमेटी, इसके तहत इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कौन सा रिपोर्ट आती है, तो संसदीय जो संयुक्त संसदीय कमेटी के रिपोर्ट जब आती है, संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के तहत इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आशा की जाती है कि 1935 का जब अधिनियम आएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का अधिनियम के तहत ऐसा माना गया था, अधिनियम के तहत लाया जाएगा, मतलब मौलिक अधिकार को, लेकिन देखा गया कि इनमें इस 1935 के अधिनियम के तहत भी मौलिक अधिकार को नहीं रखा गया। ये बात आती है, ये देखो कहां तक चलता है, कहां से उठ रही आवाज और कहां से आय खत्म हो रही। 1935 के अधिनियम के तहत भी मौलिक अधिकार को नहीं रखा जाता है, और ये बात बहुत पुरजोर हो जाती है। और फिर लास्ट में एक आता है, जो एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, यहाँ आपका मांग इतना पुरजोर है तो ठीक है, आप एक कमेटी बनाइए, तो सप्रू कमेटी बनती है 1945 में। कौन सा, एक 1945 में होता है, एक कमेटी बनती है 1945 में, सप्रू कमेटी 1945 में सप्रू कमेटी बनती है, सप्रू कमेटी बनती है, और इनके तहत रखा जाता है चलो यार आप मौलिक अधिकार लाओ, इसमें शब्द में जोड़ो, और सप्रू कमेटी के तहत मौलिक अधिकार को माना जाता है कि मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। इनके तहत बोला जाता है कि संविधान में मूल अधिकार को संविधान में जोड़ा जाए, तो ये संविधान में जोड़ा, इनके तहत हुआ। तो लास्ट में कैबिनेट मिशन होता है,
1946 आपको पता है 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। आपको पता है कैबिनेट 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा में अलग अलग समितियां होती है, जैसे जो प्रारूप समिति होती है, इस टाइप से एक और बहुत सारी 8 टोटल बड़ी बड़ी समिति होती है, प्रारूप समिति होती है और अलग अलग कार्य के लेकर अलग अलग समिति, क्योंकि संविधान बन रहा था, संविधान में ये बात रखी गई थी कि अलग अलग जो समितियों को अलग अलग काम सौंपा जाए। उसमें एक प्रारूप समिति थी और जैसे एक जो समिति थी जिसके अंदर संविधान का जो मूल अधिकार शब्द को रखा गया, मौलिक अधिकार का ब्यौरा तैयार करने के लिए गया वो था मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र जो समिति थी तो उनके अंदर रखा गया। तो 1901 समिति थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। कौन सा समिति थी? तो अल्पसंख्यक जो कौन सा था? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति। ये बहुत बड़ी समिति थी। आप बहुत बड़ी समिति, इसके अंदर ये जो मौलिक अधिकार शब्द देख लो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मौलिक अधिकार का एक अलग होकर देखो, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक ये अलग अलग अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहिष्कृत सलाहकार, इनको सलाहकार समिति बोलते हैं। इनकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। कौन सा? पटेल, सरदार पटेल कर रहे थे। आप एक एक करके नोट करते चले। सरदार पटेल इनके जो है ना अध्यक्षता कर रहे थे और इनकी 2 उप समिति थी जिनमें एक मौलिक अधिकार उप समिति थी। इनके के अंदर देखो आप यहाँ इंपोर्टेंट है, इनके एक उप समिति थी जो एक था मौलिक अधिकार, एक था अल्पसंख्यक जो उप समिति थी। एक मौलिक अधिकार ये उप समिति थी, उप समिति की बोल रहा उप समिति। एक तो मौलिक अधिकार उप समिति। इनके जो अध्यक्ष थे, इनके जो उपाध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी साहब को यह काम सौंपा गया कि आप मौलिक अधिकार संबंधित ब्यौरा तैयार करिए। तो जो कौन सा इनका मौलिक अधिकार समिति जो थे जेवी कृपलानी इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी जो थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे जेवी कृपलानी और इनके जो उपाध्यक्ष बने थे जेवी कृपलानी। 2 उप समितियां और इनके अंदर थे, एक मौलिक अधिकार एक अल्पसंख्यक जनजाति जो समिति थी इनके। तो मौलिक अधिकार का जो अध्यक्षता कर रहे थे जेवी कृपलानी, उपाध्यक्ष कर रहे थे जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी ने मौलिक अधिकार समिति ब्यौरा तैयार किया था। तो ये हमारा पृष्ठभूमि है, ये हमारा पृष्ठभूमि है। अब आप इसको नोट करें सही से। अगर आप विशेषता के बारे में बात करें तो भाई मौलिक अधिकार तो लागू कर दिया, लेकिन मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन देगा? तो मौलिक अधिकार को जो संरक्षण देता है सुप्रीम 3 मुख्य रूप से जो संरक्षण वरदान होती है, जो संरक्षण 3 विशेष संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकार को। पहला, अगर मौलिक अधिकार को कोई निलंबन करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 के तहत जाके हम अपने मौलिक अधिकार को दोबारा ले सकते। एक शब्द और आता है क्या एक शब्द जो और आता है क्या, जो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है? तो आप बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल इनफोर्सेबल है। परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि हाँ मौलिक अधिकार को हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर लागू करवा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और अन्य अधिकार जो संविधान द्वारा प्राप्त है जैसे सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक अधिकार है, इन सबों को आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं लागू करवा सकते। ये आपके संवैधानिक अधिकार है, संविधान द्वारा जो प्राप्त है, जो सरकार अलग अलग समय पे समय अनुसार देती है, वो मूल अधिकार नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। उनको हम हाई कोर्ट के तहत 226 आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट के तहत लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी राज्य द्वारा, किसी अन्य क्षेत्र द्वारा अगर आपका मौलिक अधिकार हनन करी जा रही है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाकर आप अपना मौलिक अधिकार मनवा सकते, मौलिक अधिकार को लागू करवा सकते। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और क्या क्या है ये भी आपका, ये जो हमने पृष्ठभूमि पढ़ लिया, आप विशेषता इसके बारे में पढ़ रहे।
तो विशेषता भी बता दे। देखो ध्यान से आप थोड़ा नोट करते चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कब किस टाइप से आता है कुछ नहीं पता चल रहा, आप घूमते रह जाओ कि भाई कहां से आ गया क्वेश्चन। तो जो मूल अधिकार है हमारे, मूल अधिकार आपको पता है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया गया, 12 से 35 के बीच में इनको आर्टिकल दिया गया और भाग 3 के अंदर संविधान में दर्जा दिया गया। तो ये मौलिक अधिकार को संरक्षण, तीन संरक्षण प्रदान है। पहला जो होता है, अगर आपका सीधा मौलिक अधिकार के हनन पे पहला आप टॉपिक लोगे, मौलिक अधिकार के हनन, मौलिक अधिकार के हनन से, मौलिक अधिकार के हनन, जो मौलिक अधिकार के हनन से आप आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी मूल अधिकार के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये आपका बताएगा, अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, कोई भी, चाहे राज्य कर रहे हो चाहे किसी अन्य के द्वारा हो रहा है, तो आर्टिकल 32 है ना। आप देखो संवैधानिक प्रक्रिया में संवैधानिक हिसाब से चलना होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आप आर्टिकल 32 के अंदर दिया एक ना संवैधानिक उपचार जैसे अधिकार दिया गया, तो इनके तहत बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई राज्य आपका मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप सीधा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना, इधर उधर नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकार को मनवा जा सकता है, ठीक है। ये और अन्य जो संवैधानिक अधिकार और अन्य अधिकार जो संविधान द्वारा प्राप्त है, उन अधिकार का अगर हनन होता है तो उन अधिकार का जो हनन होता है तो आर्टिकल 200, ध्यान रखना ये अलग है, आर्टिकल 226 द्वारा आप हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाकर उच्च न्यायालय में अपना अपील कर सकते हैं, ठीक है, अपील कर सकते हैं। ये बात रखी गई। एक बात और है कि फंडामेंटल राइट, ये जो फंडामेंटल राइट की बात कही जा रही है, फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, मतलब फंडामेंटल राइट जो हमारे पास जो मूल अधिकार है, इनको संशोधन किया जा सकता है, इनका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद की विशेष बहुमत के तहत, संसद की विशेष बहुमत होनी चाहिए, मतलब 2/3। ये इनमें संशोधन जो ना, संशोधन 2/3 बहुमत के आधार पर संसद संशोधन कर सकती है, आधार पर। हाँ, इसमें जो संशोधन करेगी, मूल ढांचे में संशोधन नहीं, जो हमें हमारे पास जो मूल अधिकार के मूल जो ढांचा है, फॉर एग्जांपल किसी का बेसिक स्ट्रक्चर आप संशोधन नहीं कर सकते, आप संशोधन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो देखते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपके मूल बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। एकदम ऐसा लगा कि आप सीधा एकदम वो चीज समाप्त कर दिए जिससे एक व्यक्ति की विकास की या गरिमा छीन रही हो, तो वो आप गलत है ना, तो आप वो उसके बारे में उसको संशोधन नहीं कर सकते। तो संशोधन 2/3 बहुमत होनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, 2/3 बहुमत संसद में प्राप्त करना आसान नहीं है। 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकते हैं, वो भी बिना बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब मूल अधिकार के पढ़े, मतलब जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा के पढ़े आधार पर संशोधन कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज का ध्यान रहना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट का संशोधन कर सकता है, लेकिन इनका मूल अधिकार को छोड़कर कर सकता है। हाँ, एक आती है इनका निलंबन। तो निलंबन की बात आए तो निलंबन, फंडामेंटल राइट का निलंबन है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है।
अब मूल अधिकार का निलंबन, देखो बहुत सारे चीज है आपका जो मूल अधिकार में 12 से 35 की बात है, उनमें कुछ ऐसा अधिकार है जो कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता, वो बताऊंगा आगे। लेकिन अभी बात है निलंबन। निलंबन कौन कर सकता है आपका मूल अधिकार? तो राष्ट्रपति शासन द्वारा, जब एकदम से वो आर्टिकल है जो किसका आर्टिकल का प्रयोग करके, तो 359 का आर्टिकल का प्रयोग करके आपका जो है ना निलंबित की जा सकते हैं। निलंबन की प्रक्रिया, फंडामेंटल राइट की निलंबन की जो प्रक्रिया है, फंडामेंटल राइट की निलंबन की प्रक्रिया, निलंबन की प्रक्रिया 300 के तहत राष्ट्रपति इनको समाप्त, मतलब निलंबन, सस्पेंड, खत्म नहीं, निलंबन का मतलब सस्पेंड, ना कि एकदम खत्म कर देना एकदम, इनको सिर्फ सस्पेंड कर सकते, वो भी कुछ समय के लिए। क्या? राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं, होता है ना जब इमरजेंसी वगैरह लगती है या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी निलंबन कब कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा। आप जानते हो ना राष्ट्रीय आपातकाल कितने होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा आर्टिकल 359 का प्रयोग करते वक्त राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा, पूरे भारत में जब आपातकाल की स्थिति होती तो उसमें राष्ट्रपति उनका मतलब निलंबन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात है। अब बात आती क्या कि जो ये मूल अधिकार है, क्या मूल अधिकार इनफोर्सेबल या परिवर्तनीय है? क्या इनको न्यायालय में लागू करवाया ही जा सकता है? बिल्कुल, ये परिवर्तनीय है, ये इनफोर्सेबल है, इनको आप जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लागू के द्वारा लागू किया जा सकता है, ये वाद विवाद योग्य है। क्या है ये? इनफोर्सेबल। फंडामेंटल राइट जो है इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल मतलब परिवर्तनीय, वर्ड परिवर्तनीय है, बिल्कुल ये है। अब हाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर बिल्कुल बहस कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मेरा अगर मतलब अधिकार निलंबित किया था, क्यों किया, ये है बिल्कुल लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जाके बिल्कुल अपना जो है ना मतलब इनको वाद विवाद कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें लिखा गया। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट में जो है ना नकारात्मक वाक्य का बहुत प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट के अंदर नकारात्मक वाक्य का बहुत प्रयोग किया गया है। नकारात्मक वाक्य मतलब इनका मतलब होता है कि हमेशा जो बात कहेगी राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य इनके खिलाफ ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, इस टाइप से बात करी गई है। जो नकारात्मक शब्द का प्रयोग ज्यादा किया गया है कि राज्य इनमें होता है ना कि राज्य ये नहीं कर सकता, ये कर सकता, ये ऐसे नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं, तो इस टाइप से बात का प्रयोग किया जा सकता है राज्य के खिलाफ। जो नेक्स्ट स्टेप से हमने मौलिक अधिकार संबंधित सारा पृष्ठभूमि, इनका जो पृष्ठ अर्थ और पृष्ठभूमि और इनकी विशेषताएं के बारे में समझा, और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को लेकर एक एक चीज, एक एक पार्ट जो होगा मौलिक अधिकार का, एक आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या, 15 स्टेप से 35 में जो जो इंपोर्टेंट, आप शांत रहिए कि हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। अब मेरे को ये पढ़ना जरूरी था कि आप जो आपको मौलिक अधिकार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा और क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से छूटते नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख ले, थैंक यू वेरी मच।